नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल शिवान एकेडमिक पे। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं रासायनिक समीकरण के कुछ और महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 26 तक क्वेश्चन आंसर को किया था। आज इस वीडियो में हम लोग 26 से आगे वाले क्वेश्चन को इसमें हल करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन बना रही है। तो कह रहा है कि इस अभिक्रिया को देखने से क्या पता चलता है। तो आइए एक बार फिर से आपको अभिक्रिया को लिखते हैं। देखिए, पोटेशियम आयोडाइड है और ये क्लोरीन से अभिक्रिया कर रही है और बना रहा है 2KCl प्लस आयोडीन। बच्चों, आप यहाँ पे देखेंगे कि पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे यौगिक है और यह क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। क्लोरीन से जब यह अभिक्रिया कर रहा है तो बना रहा है पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है, यानी कि क्लोरीन जो है ना विस्थापित, यहाँ पे क्लोरीन जो है अधिक क्रियाशील दिखाई दे रही है। किससे? आयोडीन से। कारण क्या है? कारण ये है इसका कि पहले पोटेशियम आयोडाइड था, लेकिन जैसे ही क्लोरीन को इसमें ऐड, क्लोरीन से अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बन जा रहा है? पोटेशियम क्लोराइड बन जा रहा है। ठीक है, और आयोडीन मुक्त हो रही है। आयोडीन इसलिए मुक्त हो रही है क्योंकि यहाँ पे आयोडीन जो है ना कम क्रियाशील है। किससे? क्लोरीन से। ठीक है, और एक और बात समझिएगा, अगर हम हैलोजन ग्रुप की बात करें, हैलोजन ग्रुप किसको बोलते हैं? तो ग्रुप 17 को बोलते हैं। क्या होता है इसमें? फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। ऐसा होता है जी। जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से, खास करके ग्रुप 17 में, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इसकी क्रियाशीलता क्या होती है? घटती है। इसमें सबसे अधिक क्रियाशील फ्लोरीन होता है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, और सबसे कम क्रियाशील, ये कम क्रियाशील है जी। कम क्रियाशील कौन है? तो कम क्रियाशील इसमें आयोडीन है। ठीक है, और इस अभिक्रिया में भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्लोरीन जो है ना आयोडीन को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है और उसका स्थान को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें आयोडीन जो है आयोडीन जो है कम क्रियाशील है। किससे? तो क्लोरीन से। अभिक्रिया है कि आयोडीन एक अधिक क्रियाशील है। ये पॉइंट्स गलत है। आयोडीन अधिक क्रियाशील नहीं होता, कम क्रियाशील होता है। आयोडीन की तुलना में क्लोरीन अधिक क्रियाशील होता है। हाँ बच्चों देखिएगा, आयोडीन की तुलना में क्लोरीन अधिक क्रियाशील है। तीसरा, आयोडीन का अवकरण ये गलत है। चौथा, पोटेशियम आयोडाइड एक अक्सीकारक है, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सही होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ख, यानी कि ऑप्शन बी। आयोडीन जो है, आयोडीन की तुलना में क्लोरीन अधिक क्रियाशील है। यहाँ पे आप इस रिएक्शन में भी देख रहे हैं कि क्लोरीन जो है अधिक क्रियाशील हो रही है। किससे? आयोडीन से। तो बच्चों इसका आंसर होगा आंसर नंबर ख। ठीक है, यानी कि बी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है, यानी कि इस स्टेटमेंट में से आपको बताना है। तो सबसे पहले आप समझिए यहाँ पे कि विद्युत अपघटन क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद सोडियम द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कैसे कराएंगे। तो एक रिएक्शन देखिएगा, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl और जलीय का मतलब है कि AQ, यहाँ पे लिख दिए, यानी कि जलीय अवस्था में है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका विद्युत अपघटन कराना है, यानी कि विद्युत के उपस्थिति में ये टूटेगा। विद्युत धारा, विद्युत के उपस्थिति में ये डिकम्पोज होगा, टूटेगा। तो टूट करके बनाएगा आयन, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन बनाएगा। यानी कि जब भी किसी आयनिक कंपाउंड से, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, जब भी किसी आयनिक कंपाउंड से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो जो कंपाउंड होता है वो अपने अवयवी आयनों में टूट जाता है। Na+ का मतलब है धातु, धातु आयन है, और Cl- का मतलब है अधातु, यानी कि ये क्या है? अधातु, अधातु आयन है। बहुत अच्छा। ठीक है, ये है आयन। देखिए बच्चों, यहाँ पे समझेंगे कि विद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है, तब आपको ये अच्छा से आप इसका आंसर दे पाओगे। देखो जी, विद्युत अपघटन कराने के लिए एक सेल की आवश्यकता होती है जिसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया जिस पात्र में कराई जाती है उस पात्र को विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है, यानी कि 2 छड़ होता है।
आप लोग बैटरी देखे होंगे, बैटरी जो है जिस पात्र में रखा जाता है उस पात्र को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। आप लोग देखे होंगे बैटरी में भी दो छड़ होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो ये छड़ है, एक ये प्लस है और ये वाला छड़ कर देते हैं माइनस। बच्चों याद रखिएगा, प्लस को हम लोग एनोड कहते हैं और माइनस को बच्चों कैथोड कहते हैं। प्लस को एनोड कहते हैं और माइनस को बच्चों कैथोड कहते हैं। देखिएगा, जब भी इसमें विद्युत अपघटन कराएंगे तो ये जो कंपाउंड है ये अपने आयनों में टूट जाएगा, यानी कि Na प्लस बनाएगा, Cl माइनस बनाएगा, Na प्लस बनाएगा, Cl माइनस, यानी ये अपने आयनों में टूट जाएगा। ठीक है, आयनों में टूट जाएगा। आप पहले से पढ़ रखे हैं कि हमेशा जब भी एट्रैक्शन की बात होती है तो एट्रैक्शन हमेशा अपोजिट पोल में होता है, यानी कि प्लस जो है माइनस की ओर आकर्षित होगी या फिर माइनस जो है प्लस की ओर आकर्षित होगी। एट्रैक्शन हमेशा अपोजिट पोल में होता है, कभी भी सेम पोल में नहीं होता है। प्लस प्लस में नहीं होता है, माइनस माइनस में नहीं होता है। ठीक है, एट्रैक्शन हमेशा अपोजिट पोल में होता है, यानी कि माइनस आकर्षित होगा प्लस की ओर और प्लस आकर्षित होगा माइनस की ओर। बच्चों आपने जाना है कि एक छड़ जो है प्लस का कार्य करता है और एक छड़ माइनस का कार्य करता है। तो माइनस को हम लोग कैथोड कहते हैं और प्लस को हम लोग एनोड कहते हैं। तो जब इसमें हम धारा प्रवाहित किए NaCl रख करके, NaCl और वाटर को रख करके, यानी कि जलीय विलयन है, ये गलित अवस्था में है, गलित, ठीक है, मैंने गला हुआ। तो जब हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा, यानी कि प्लस माइनस में टूट जाएगा। जब ये टूट जाएगा तो प्लस जो है आकर्षित होगा माइनस की ओर, ये प्लस जो है आकर्षित होगा माइनस की ओर और ये माइनस आकर्षित होगा प्लस की ओर। बच्चों याद रखिएगा, धातु आकर्षित होगी कैथोड की ओर और अधातु आकर्षित होगी एनोड की ओर। यानी कि धातु को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, पॉजिटिव आयन का निर्माण करता है और अधातु जो है निगेटिव आयन का निर्माण करता है। तो बच्चों याद रखिएगा, धातु हमेशा कैथोड की ओर आकर्षित होती है, यानी कैथोड पे प्राप्त होती है, और अधातु हमेशा एनोड पे प्राप्त होती है। तो अगर हम NaCl की बात करें तो सोडियम जो है धातु आयन है और क्लोरीन जो है अधातु आयन है, यानी ये आकर्षित होगा किस पे, माइनस किस पे आकर्षित होगा, प्लस पर, यानी एनोड पर आकर्षित होगा बच्चों। और ये धातु किस पे आकर्षित होगा, तो ये आकर्षित होगा कैथोड पे बच्चों। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखेंगे, धातु हमेशा कैथोड पे उपस्थित होती है और अधातु हमेशा एनोड पर उपस्थित होती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन है सोडियम धातु एनोड पर मुक्त होती है। बच्चों देखिए, सोडियम धातु है, धातु किस पे इकट्ठा होती है, तो धातु इकट्ठा होती है किस पे, धातु इकट्ठा होती है किस पे, तो ये अगर पोल की बात करें, यहाँ पे है, देखिए सोडियम क्या है, धातु है, तो ये धातु किस पे इकट्ठा होगी, कैथोड पर, और अधातु किस पे इकट्ठा होगी, एनोड पर। ऑप्शन में क्या कह रहा है कि सोडियम धातु एनोड पे नहीं, धातु एनोड पे नहीं होती है, कैथोड पर होती है। तो ये क्या है, गलत ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड अपरिवर्तित रह रहा है, नहीं, सोडियम क्लोराइड में जब धारा प्रवाहित होता है तो वह अपघटित हो जाती है, अपघटन अभिक्रिया हो जाता है, तो ये भी गलत है। क्लोरीन गैस एनोड पे प्राप्त होती है बच्चों, ये सही ऑप्शन है। यहाँ पे लिखे भी है कि यहाँ पे क्लोरीन अधातु है और अधातु कहाँ प्राप्त होगी, एनोड पे प्राप्त होगी। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ये आपका आंसर सही होगा। तो इसको आप लोग क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है कि खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव क्या होता है। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। बच्चों आप यहाँ पे एक कमेंट में इसका जवाब देंगे कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, जवाब दीजिए इसका। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का संक्षिप्त फॉर्म क्या होता है, बताइए।
आपका आंसर आ गया होगा। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस को एलपीजी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? एलपीजी। एलपीजी कहा जाता है बच्चों। एलपीजी ब्यूटेन का बना होता है। ब्यूटेन, अगर फार्मूला की बात करें तो C4H10 होता है बच्चों। ब्यूटेन दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, और एक होता है आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ठीक है, याद रखिएगा एलपीजी दो पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक है, सॉरी, एलपीजी ब्यूटेन का बना होता है और ब्यूटेन दो आइसोमर होता है ये ब्यूटेन का, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? आपका आंसर होगा ब्यूटेन। ऐसा मीथेन का उपयोग भी खाना बनाने में किया जाता है, माने इसका भी उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, लेकिन ये द्रवीभूत नहीं होता है। द्रवीभूत कौन होता है? तो ब्यूटेन होता है। ठीक है, ये एलपीजी में पाया जाता है बच्चों। एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। देखिए, अगर एलपीजी की बात करें ना, तो जब ये एलपीजी में ना किसी प्रकार का गंध नहीं होता है। आप कहिएगा कि गंध तो सर इसमें होता है, नहीं बच्चों। देखिए, जब ये शुद्ध फॉर्म में होता है, यानी उपयोग का पहले की अगर बात करें ना, तो इसमें किसी प्रकार का गंध नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो जब घरों में आती है, तो जब उसको हम लोग यूज करते हैं तो उसमें गंध आता है। कारण क्या है? कि इसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है, तो उस पदार्थ का नाम क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि एलपीजी में गंध को, एलपीजी के गंध को बढ़ाने के लिए या फिर गंध को पहचानने के लिए कौन सा पदार्थ बाहर से ऐड किया जाता है? तो बच्चों याद रखिएगा एथिल मर्केप्टन। मर्केप्टन, इसको हटे, एथिल मर्केप्टन बच्चों, इसको याद रखिएगा। एलपीजी के गंध को पता लगाने के लिए एथिल मर्केप्टन का यूज किया जाता है। C2H5 इसका फार्मूला क्या होता है? C2H5SH होता है बच्चों, याद रखिएगा। इसको एकदम याद कर लेना है कि एलपीजी के गंध को पता लगाने के लिए कौन सा पदार्थ उसमें बाहर से ऐड किया जाता है। तो ये कौन सा नाम क्या है इसका? एथिल मर्केप्टन है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और इसका फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला एक बार फिर से लिख देते हैं। फार्मूला होता है C2H5SH, एथिल मर्केप्टन। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर होगा सी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है? कली चूना बच्चों, कली चूना का फार्मूला की बात करें तो कली चूना का फार्मूला होता है CaO। इसका एक और नाम क्या होता है? आप बताइए, कमेंट पे इसका जवाब दीजिए कि कली चूना का एक और नाम क्या होता है। रासायनिक नाम नहीं पूछे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं बताना है, एक और कॉमन नाम बताइए कि क्या होता है इसका नाम। ठीक है, कली चूना को जब जल से अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि जब जल में इसको डालते हैं, आपको बताए थे कि जब भी कली चूना में जल को डालेंगे तो ये कंबाइन हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और बहुत मात्रा में क्या देगा? पर्याप्त मात्रा में उष्मा उत्पन्न करता है, हीट उत्पन्न करता है बच्चों। ठीक है, तो कह रहा है कि कली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है? पर्याप्त उष्मा का उत्सर्जन होता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है पर्याप्त उष्मा का अवशोषण होता है। तीसरा है उष्मा का ना तो अवशोषण होता है और ना ही उत्सर्जन होता है। कली चूना है। और ऑप्शन नंबर 4 है कि कली चूना का अपघटन हो जाता है। देखिए बच्चों, पहला है कि पहला ऑप्शन है आपके पास, पहला कि पर्याप्त उष्मा का उत्सर्जन होता है। देखिए, जब भी कैल्शियम ऑक्साइड को, यानी कि कली चूना को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, यानी कंबाइन हो जाता है और अत्यधिक मात्रा में उष्मा देता है, यानी उष्मा का उत्सर्जन करता है बच्चों। तो जहां भी ऑप्शन में उत्सर्जन होगा वहीं आपका आंसर सही होगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है, पर्याप्त उष्मा का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन ये अवशोषण गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अपघटन नहीं होता है, संयोजन होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि कली चूना का एक और कॉमन नेम बताइए, तो याद रखिएगा बच्चों, कली चूना का एक और नाम क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित होता है? न्यूटन के गति पर, गलत है। द्रव्यमान अंशवरता के सिद्धांत पर,
संक्रियण ऊर्जा के सिद्धांत पर और वेग, ये भी गलत है और ये भी गलत है बच्चों। आपका आंसर होगा क्या, ये द्रव्यमान की अंशवरता का नियम। देखिए अंशवरता को क्या कहते हैं, इसका एक और नाम होता है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। संरक्षण सिद्धांत याद रखिएगा बच्चों कि रासायनिक समीकरण जो है किस सिद्धांत का पालन करता है, तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। यानी कि द्रव्यमान की अंशवरता, अंशवरता का मतलब होता है कि जिसका नाश ना हो सके, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान की अंशवरता का सिद्धांत पे। तो ऑप्शन आपका यही सही होगा, ख, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, या उसका एक और नाम होता है अंशवरता का नियम। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जिस रासायनिक समीकरण विज्ञान के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस समीकरण में, समीकरण के साथ साथ, जैसे मान लेते हैं कि ए और बी, ये ए बी बना लिया, ठीक है, और इसके साथ साथ ऊष्मा लगा है, साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, प्लस में दिया है यानी उत्सर्जन हो रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया होगी, तो जिसमें भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्मा, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक बोलेंगे, एक्सोथर्मिक बोला जाता है, यानी कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी गलत है, प्रकाश ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी आपका आंसर सही क्या होगा, क होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि रासायनिक समीकरण के सिद्धांत में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। बच्चों यहां पे बताना है कि कौन सा कथन गलत है। पहला है कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की संख्या की जानकारी होती है। यानी कि जब भी कोई अभिक्रिया लिखते हैं तो उसमें अभिकारक और प्रतिफल के परमाणुओं की जानकारी होती है। जैसे ए और बी अभिक्रिया करके ए बी बना लिया, तो रासायनिक अभिक्रिया हम जब देखते हैं तो परमाणु दिखाई देता है ना जी, कि यहाँ पे एक परमाणु है, इधर भी एक है, इधर भी एक, यानी इसमें परमाणुओं की जानकारी मिलती है। बात सही है। और कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, और जब ये सही है तो गलत है, क्योंकि हमको गलत ढूंढना है, ठीक है। यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के अपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। हाँ बच्चों देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बना रहा है, ठीक है। अगर इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। तो अगर आयतन की बात करें तो देखिए यहाँ पे 1 मोल आयतन है। आयतन कितना है जी, 1 मोल है। इसका आयतन कितना है, यहाँ पे 3 मोल है, और इसका आयतन कितना है, 2 मोल है। तो बच्चों यहाँ पे आयतन की जानकारी प्राप्त हो रही है, तो ये भी सही है, यानी सही है, तो ये भी क्या है, गलत है। तीसरा, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है। हाँ बच्चों, इसमें द्रव्यमान का अनुपात भी बताया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बना लिया, तो हम इसका अनुपात नहीं निकाल सकते हैं, या फिर इसका भी तो अनुपात निकाल सकते हैं, तो अनुपात इसका भी निकाला जा सकता है, यानी ये भी सही है और ये भी सही है, तो ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि ऑप्शन में कह रहा है कौन असत्य है। और अगला है कि यह अभिक्रिया के वेग की जानकारी देता है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभिक्रिया ए और बी मिलकर ए बी बना रहा है, तो इसमें वेग कहाँ दिखाई दे रहा है। तो याद रखिएगा ये रासायनिक समीकरण का लिमिटेशन में आता है, यानी कि दोष में इसको पढ़ना रहता है कि रासायनिक समीकरण में वेग की जानकारी नहीं प्राप्त होती है बच्चों। तो आंसर क्या होगा, आंसर आपका यही होगा, ये गलत है और ये गलत है, तो यही क्या है, सही है, यानी आपका आंसर क्या होगा, घ, ठीक है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया को कहते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2, और सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया होती है H2SO4। देखिए बच्चों, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस है और ये माइनस है, तो अपने आयनों की अदला बदली कर लेता है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अभिक्रिया कराता है। बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है, अभी क्वेश्चन ही गलती लिखा है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया, ठीक है, कराते हैं। बेरियम क्लोराइड है और सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे, तो बच्चों क्या बनेगा, BaSO4 बनेगा, और यह अवक्षेप के रूप में अलग हो जाएगा,
और यहाँ पे क्या बनेगा, HCl बनेगा। तो बच्चों अपनों ये आयनों की अदला बदली कर रही है और यहाँ पे अवक्षेप भी बन रहा है, तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा, ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया है यहाँ पे और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है जी। 5 गो ऑक्सीजन है और यहाँ पे 4 गो अमोनिया है और नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है और ये 6H2NO बन रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रहा है। कह रहे बताओ ये किस प्रकार की अभिक्रिया। देखो बच्चों हो क्या रहा है इसमें, देखो हुआ क्या है कि इसमें हाइड्रोजन, देखो इस विधि को ना हम लोग ओसवाल्ड विधि में इसको पढ़ना रहता है, ऐसे ये एक्चुअली 12th का है, ओसवाल्ड विधि, ओसवाल्ड विधि है ये। ओसवाल्ड विधि से किसका निर्माण किया जाता है, तो नाइट्रिक एसिड का निर्माण किया जाता है और अमोनिया से ये बनता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या समझना है कि किस प्रकार की अभिक्रिया। तो देखो बच्चों इसमें विस्थापन तो हो नहीं रहा, तो ये भी नहीं होगा। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण कब होता है, जब अम्ल और क्षार होता है, तो ये भी गलत है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश की कोई बातें नहीं हो रही है, तो ये बच्चों अभिक्रिया आंसर क्या होगा, संश्लेषण अभिक्रिया। यूरिया का निर्माण और ये अमोनिया का रिएक्शन, ये दोनों जो है संश्लेषण अभिक्रिया में आता है, तो बच्चों आप याद रखिएगा संश्लेषण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखने में तो आपको 2-3 ऑप्शन सही जैसा दिखाई दे रहा है, 2 ऑप्शन, लेकिन इसमें होगा क्या सही ये समझिएगा बच्चों। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। पहला है जल का वाष्पन, दूसरा है नवसादर का ऊर्ध्वपातन और तीसरा है अम्ल को जल द्वारा तनुकृत करना। यानी कि अम्ल है, देखिएगा बच्चों इसमें एसिड है, ठीक है, और बाहर से आप क्या डाल रहे हो, तो इसमें बाहर से डाला जा रहा है क्या, जल। आपको बताया भी गया है कि जब अम्ल में जल को डाला जाता है तो अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल आप पूरा तो एक बार डाल नहीं देते हो, धीरे धीरे डालते हो, तो जल के जब यहाँ पे जल एसिड में पहुंचता है तो इसकी मात्रा कम होती है और अम्ल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। और जब ये अधिक होती है तो यहाँ पे उष्मा निकलने लगता है बच्चों। यानी कि ये कौन सी अभिक्रिया की श्रेणी में आती है, ऊष्माक्षेपी के श्रेणी में आती है। तो बच्चों जल का वाष्पन ये भी नहीं होगा ऊष्माक्षेपी, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। नवसादर का ऊर्ध्वपातन ये भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन होगा सी, अम्ल का तनुकरण। ये क्वेश्चन भी है जी आपके क्लास का कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों ध्यान दिया जाता है कि जल को अम्ल में डालना चाहिए, न कि, एक बात याद रखिएगा, आपको मान लेते हैं कि अम्ल को तनुकृत करना है, प्रोसेस 2 होता है। एक तो क्या होता है कि आप अम्ल में जल को डालो, या फिर दूसरा प्रोसेस क्या है कि यहाँ पूरा जल है, ठीक है, जल है और जल में आप किसको डाल रहे हो, तो जल में आप बाहर से अम्ल को डाल रहे हो। ये दोनों प्रोसेस तनुकरण के श्रेणी में आता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, आप ऐसा करोगे तो उष्मा निकलेगा और ऐसा करोगे तो उष्मा का उत्सर्जन नहीं होगा, उष्मा इसमें से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये प्रोसेस सही होता है, ये प्रोसेस गलत होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि ऊष्माक्षेपी कौन होगा, तो ऊष्माक्षेपी यही आपका आंसर सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि किसी ताजे तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। बच्चों याद रखिएगा, जब भी किसी पदार्थ को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखना हो उसमें एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ को मिलाया जाता है, यानी कि प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ को मिलाया जाता है। बच्चों एक क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दीजिएगा कि भोजन जब खराब होता है उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है जिसके चलते भोजन खराब हो जाता है। आपके पास 2 ऑप्शन है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। भोजन किस कारण से खराब हो जाता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के चलते कि रिडक्शन के चलते, यानी कि ऑक्सीकरण के चलते कि अवकरण के चलते। आपको जवाब देना है बच्चों।
भोजन क्यों खराब हो जाता है, किस प्रक्रिया के द्वारा खराब हो जाता है, तब तक हम इसका समाधान करते हैं। देखिए बच्चों, याद रखिएगा कि जब भी किसी पदार्थ को बहुत दिनों तक सुरक्षित करना रहता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ को मिलाते हैं, क्योंकि भोजन खराब तब होता है ना जब उसमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। चलिए इसका जवाब हम ही दे दिए, ऑक्सीडेशन। अगर आपका जवाब आ गया होगा तो बहुत अच्छा है। जब भी भोजन में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है, यानी कि जब आप भोजन को खुली हवा में छोड़ देते हैं तो भोजन जल्दी खराब होता है, यानी कि ऑक्सीकृत हो जाता है। तो भोजन को ऑक्सीकृत से बचाने के लिए भोजन में एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिलाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ होते कौन कौन है? तो बच्चों चलिए यहाँ पे आपको हम बताएंगे एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ का नाम बताएंगे आपको। यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ तो होता क्या है? BHA होता है, BHT होता है और नाइट्रोजन होता है। ये जो तीन पदार्थ देख रहे हैं ना, ये मुख्य रूप से एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ का कार्य करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट, लेकिन आपको ये तीन पढ़ना है, तीन मेजर है। कह रहा है कि तेल को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखना है तो कौन सा पदार्थ मिलाएंगे? तो ये तीनों में से कोई मिलाएंगे। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी टोल्यूइन होता है। ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA और BHT का फुल फॉर्म होता है ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी टोल्यूइन होता है। ठीक है बच्चों, और तीसरा आपने देखा नाइट्रोजन। ठीक है, तो ऑप्शन में अमोनिया नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, यानी यही ऑप्शन मिल रहा है नाइट्रोजन। आपका आंसर क्या होगा? यही सही होगा। एक आपके क्लास का एक और फेमस क्वेश्चन है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है? तो बच्चों याद रखिएगा, चिप्स के पैकेट में भी नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है? तो नाइट्रोजन गैस एंटीऑक्सीडेंट है जी। क्या है जी? एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ है, यानी कि ये पदार्थ को ना, पदार्थ में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को ये होने से रोकता है। तो बच्चों याद रखिएगा, इसका आंसर होगा ख, यानी कि नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया दिया हुआ है CaO+H2O और अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? CaOH का होल ट्वाइस और उष्मा। कह रहा है कि बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बता दें, देखो आप ध्यान से देखो तो इसमें दो चीज हो रहा है। एक तो अणुओं का संयोजन हो रहा है, ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को, और दूसरा कि इसमें से उष्मा निकल रहा है, उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। बच्चों इसमें से उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है और अणुओं का संयोजन हो रहा है। तो क्वेश्चन ऑप्शन क्या है? अपघटन और उष्मा शोषी। अपघटन तो हो नहीं रहा है, ये भी गलत है जी, ये तो पूरी गलत है। संयोजन और उष्माक्षेपी, ये सही लग रहा है। तीसरा विद्युत अपघटन और उष्माक्षेपी, विद्युत तो हो ही नहीं रहा है, विद्युत कहां दिया जा रहा है? संयोजन और उष्माक्षेपी, संयोजन और उष्माक्षेपी, ये भी ऑप्शन देखिए, और ये ऑप्शन, दोनों ऑप्शन एक ही है, यानी कि इसका आंसर ख भी होगा और घ भी होगा। ख और घ, यानी कि दूसरा और चौथा दोनों आंसर सही होगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक हरे रंग के रवादार पदार्थ को गर्म करने पर दम घुटने वाली गैस निकलती है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही खास है, रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे कि होता कैसा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हरे रंग का रवादार ठोस पदार्थ को गर्म करने पर दम घुटने वाली गैस निकलती है। कौन सा गैस निकलती है बच्चों? तो दम घुटने वाली गैस निकलती है, और भूरे रंग का ठोस पदार्थ और अवशेष के रूप में प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है। बच्चों पहले समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हल्के हरे रंग का रवादार पदार्थ, देखो बच्चों FeSO4, ये आयरन सल्फेट जो है ना, ये हल्का हरा होता है, ये हरा रंग का होता है। जब इसको आप गर्म कीजिएगा आयरन सल्फेट को, तो ये बनेगा क्या? आयरन ऑक्साइड बनेगा, SO2 बनेगा और SO3 बनेगा। ये ठोस में होता है, ये भी ठोस है बच्चों, ठोस है, और ये गैस है और ये भी गैस है। इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड।
ऑक्साइड। याद रखिएगा बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड दम घुटने वाली गैस होती है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि सल्फर डाइऑक्साइड कैसी गैस होती है, तो याद रखिएगा दम घुटने वाली गैस होती है, और यह सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि दम घुटने वाली गैस कौन होती है, तो SO2। तो बताइए, तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, एक पदार्थ था और ये 3 पदार्थों में टूट गया, यानी कि अपघटन हो रहा है। बच्चे एक और बात याद रखिएगा कि FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट कैसा होता है, हरा रंग का होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि FeSO4 का रंग बताओ, तो हरा रंग का होता है, यानी आपका आंसर जो है 4 नंबर सही होगा बच्चों। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे की एक तार लटकाने पर तांबे की तार पर चमकीले सिल्वर की परत जब बैठ जाती है, अभिक्रिया को क्या पता चलता है। क्वेश्चन क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3। कह रहा है कि इसके विलयन में तांबा डाला जा रहा है, ये विलयन है, तांबा डाला जा रहा है। चलिए इसको पूरा फॉर्म में ही लिख देते हैं। ये सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 है, AgNO3। ये विलयन की अवस्था में है तो AQ लिख दिए। और कॉपर कह रहा है कि तांबे की एक तार को, तांबा को ही कॉपर कहते हैं, तार को इसमें लटकाया जा रहा है। तो देखिए जब विलयन में तांबा को लटकाएंगे तो देखिए तांबा जो है ना अधिक क्रियाशील होता है, किससे, चांदी से। सिल्वर नाइट्रेट है। तो आप विस्थापन अभिक्रिया पढ़े हैं कि जब भी किसी विलयन में अधिक क्रियाशील तत्वों को डालेंगे तो कम क्रियाशील को विस्थापित कर देगा, तो AgNO3 बना लेगा। क्या बना लेगा बच्चों, CuNO3 का होल ट्वाइस, आप प्लस ये सिल्वर हो जाएगा बाहर, और छेद के रूप में ये बाहर हो जाएगा। तो कह रहा है कि सिल्वर तांबा से अधिक क्रियाशील है ना, तांबा अधिक क्रियाशील है, किससे, तांबा। याद रखिएगा बच्चों, तांबा ही कॉपर है, कॉपर ही तांबा है, तांबा ही कॉपर है, कॉपर ही तांबा है, और संकेत क्या है, Cu है। सिल्वर तांबे से अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील रहता तो उसको खो थोड़ी देता, कम क्रियाशील, गलत बात है। तांबा सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, तांबा सिल्वर से अधिक क्रियाशील, हाँ बिल्कुल सही बात है। सिल्वर और तांबा दोनों गलत है, ये भी है, यानी आपका आंसर सही होगा B नंबर ऑप्शन सही होगा बच्चों, यानी कि ख। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर क्या कथन सही होगा। बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में सोडियम क्लोराइड डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं NaOH। आप पढ़े हो, देखो ये अम्ल है, एसिड है बच्चों, और ये बेस है। जब भी एसिड बेस से अभिक्रिया करता है तो साल्ट बनाता है और वाटर रिलीज करता है, यानी कि साल्ट बनाएगा, साल्ट बोले तो NaCl लिख ही देते हैं, और क्या रिलीज करेगा, जब ये साल्ट है और ये क्या है, वाटर है। तो बच्चों जब ऐसा रिएक्शन होता है तो उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बताओ ऑप्शन कौन सा सही होगा। मिश्रित विलयन में दोनों के गुण कायम रहेंगे, कैसे कायम रहेंगे, दोनों तो बदल गया जी, दोनों का शादी हो गया, देख रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोडक्टो बना लिया है, तो गुण कैसे कायम रहेगा, गुण तो बदलेगा ना। तो बच्चों ऑप्शन है कि मिश्रित विलयन में दोनों का गुण कायम, बिल्कुल गलत बात है। मिश्रित विलयन का रंग हल्का लाल हो जाता है, हरा लाल क्यों, गुण चेंज हो जाता है जी, सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, बिल्कुल सही बात है ये, और ये गलत है, यानी ऑप्शन क्या होगा, ग। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, देखो बच्चों ये क्वेश्चन ही गलत लिखा गया है जी, क्वेश्चन ये ना, चलिए इसको ऐसे होना चाहिए था, Fe2O3 और ये एल्युमिनियम पाउडर है, और अभिक्रिया करके ये एकदम हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जा रहा है, तो बन रहा है Al2O3 प्लस लोहा, ये पिघला हुआ लोहा, ये I नहीं है बच्चों, ये L है। सबसे पहले तुम लोग कमेंट में एक जवाब दो कि ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि ये अभिक्रिया बहुत बार पूछा गया है बच्चों। अभी हम आपको जवाब देते हैं कि हो क्या रहा है। अब ध्यान दो जी, यहाँ पे एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील है, किससे, लोहा से है, तभी तो यहाँ पे इसको विस्थापित कर रहा है। देखो तो ये आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है,
ठीक है बच्चों, आयरन ऑक्साइड है और किससे अभिक्रिया कर रहा है, एल्युमिनियम पाउडर से अभिक्रिया कर रहा है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और पिघला हुआ लोहा प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों ये कौन सा अभिक्रिया है, तो आप कमेंट में जवाब दे दिए होंगे, इसको थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया। बच्चों इसका जवाब देने से पहले एक और क्वेश्चन आपको हम बता दें कि थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग रेल के पटरी को जोड़ने में किया जाता है। बच्चों इसको याद रखेंगे, ये हर गैस में एकदम गैस रहता है क्वेश्चन, और ये कई बार पूछा जाता है। थर्मिट अभिक्रिया, थर्मिट रिएक्शन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन का आ रहा है कि इसमें हो क्या रहा है, संयोजन, संयोजन नहीं भाई, ये तो अलग अलग हो गया, संयोजन नहीं। अपघटन, अपघटन कब होता है, जब एक से एक टूट जाता है, एक रहता है दो या दो से अधिक हो जाता है, ये भी गलत है। प्रकाश, प्रकाश रासायनिक, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन क्या होगा सही, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी कि विस्थापन। देखिए तो यहाँ पे एल्युमिनियम विस्थापित कर दे रहा है किसको, आयरन को विस्थापित कर दे रहा है, पिघला हुआ लोहा प्राप्त हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, याद रखिएगा। और आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि रेल के पटरियों को जोड़ने में कौन सी अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो बच्चों याद रखिएगा कौन सी अभिक्रिया, तो अभिक्रिया होती है थर्मिट अभिक्रिया होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि लोहे के बुरादे पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। देखिए लोहे की बुरादा है, यानी कि लोहा का चूर्ण है, और उसमें कौन सा गैस डाल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहा है, HCl डाल रहा है, क्या होता है। देखिए जब HCl से अभिक्रिया कराया जाता है तो ये बनता है FeCl2, और हाइड्रोजन गैस को ये क्या करता है, रिलीज करता है। तो इसका नाम क्या होता है, फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। आप जानते हो कि आयरन का दो क्लोराइड होता है, एक होता है FeCl2 और एक होता है FeCl3। तो देखिए इसको बोलते हैं फेरस क्लोराइड, बच्चों ध्यान दीजिएगा, फेरस क्लोराइड, और इसको बोलते हैं फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। तो बच्चों यहाँ पे जो बनता है वो फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो आइए ऑप्शन को चेक करते हैं, हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा हाइड्रोजन गैस और फेरिक क्लोराइड, देखो फेरिक लिख दिया ना, ये गलत है, फेरिक बनने के लिए FeCl3 होना चाहिए, जबकि बनता क्या है, 2 बनता है, तो ये गलत है। हाइड्रोजन गैस और फेरिक हाइड्रोक्साइड बिल्कुल गलत है, और ये भी गलत है। तो यानी कि ऑप्शन आपका सही क्या होगा, यानी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक परख नली में थोड़ा बेरियम हाइड्रोक्साइड लेकर उसमें थोड़ी अमोनियम क्लोराइड डाला जाता है, मिश्रण को कांच के छड़ से चलाया जाता है, इस अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चों सबसे पहले इसका आंसर तब आप दे पाओगे जब आप इसका रिएक्शन लिख पाओगे, अदरवाइज इसका जवाब देना एकदम कठिन हो जाएगी। तो आइए इसका रिएक्शन लिखते हैं, क्या होगा। कह रहा है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है BaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें अमोनियम क्लोराइड डाला जाता है, NH4Cl, NH4Cl डाला जाता है। तो क्या होगा, देखो बच्चों जनरली बेरियम हाइड्रोक्साइड के जितने भी रिएक्शन होते हैं ना वो ऑटोमेटिक नहीं होता है, उसको करने के लिए ना आपको बाहर से हीट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है जी, हीट। जब ये हीट देते हैं ना तब जाके अभिक्रिया ये चालू होती है, और तब बनाता है बेरियम क्लोराइड, अमोनिया, जल, ऐसे करके अभिक्रिया होती है। और जिस अभिक्रिया में उष्मा दिया जाएगा, यानी कि उष्मा, उसको क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी बोलते हैं बच्चों। देखिए बाबू, उष्मा शोषी का मतलब क्या होना है कि इसमें जो भी उष्मा आता है ना वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, उसको बाहर निकलने नहीं देता है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि परख, देखिए बाहर जब उष्मा निकलेगा ना तो गर्मी का अनुभूति होगी, और जब अंदर ही सोख लेगा तो गर्मी का अनुभूति नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, उष्मा का जब अवशोषण होता है ना तो ऐसी अभिक्रिया जो होती है ठंडक उत्पन्न करती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि ये कूलिंग महसूस होती, कूलिंग महसूस होगा। परख नली को स्पर्श करने पर गर्मी महसूस होगी, नहीं, गर्मी महसूस कब होती है, जैसे आप देखते हो चूना को पानी में डाल दिया जाता है, जब वो खौलने लगता है तो उसमें गर्मी लगती है, क्योंकि उष्मा देता है। जो उष्मा ऑब्जर्व कर लेता है ना उसमें ठंडक महसूस होती है। परख नली को स्पर्श करने पर ठंडक महसूस होती है,
ये सही लग रहा है, ये गलत, सब ये भी गलत है और ये भी गलत है, यानी कि आपका आंसर सही होगा क्या, ये। और याद रखिएगा ये एग्जाम्पल जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया का है, यानी कि ऊष्माशोषी हो जाएगी, यानी जब भी ऊष्माशोषी होती है तो ठंडक महसूस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भखड़ा चूने के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बनने के कारण ऐसा होता है। बच्चों बड़ा सुंदर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बच्चों कहानी पूरा लिख देते हैं, टोटल रिएक्शन देखिए। जब भी पुताई करना होता है तो बाजार से आप चूना लाते हैं, जिसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसको आप पानी में डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं तो ये अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है, और जितना भी इसमें गर्मी होता है सब निकल जाता है। अब बात आती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। अब आप क्या करते हो कि ये जो चूना का गाढ़ा प्राप्त होता है, विलयन प्राप्त होता है, इससे आप पुताई करते हैं घरों की। पुताई जब करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका घर जो होगा वायुमंडल में ही होगा, अंतरिक्ष में तो होगा नहीं, तो ये वायुमंडल से CO2 से अभिक्रिया कर लेता है। बच्चों इस अभिक्रिया को हम पूरा करेंगे, तब तक आप एक बताइए कि वर्तमान में CO2 वायुमंडल में कितना % पाया जाता है। क्वेश्चन सुनिएगा, वर्तमान में CO2 वायुमंडल में कितना % उपस्थित है, आपको जवाब देना है। जवाब दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा बताना है। बच्चों जवाब दीजिएगा। देखिए ये बूझा हुआ चूना है, बूझा हुआ चूना, और ये है बिना बूझा हुआ, ये बिना है, बिना बूझा हुआ चूना है, बिना बूझा हुआ लिख लीजिएगा। देखिए जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करती है तो अभिक्रिया एकदम ये स्लो होती है और बना लेता है CaCO3, संगमरमर बनाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए, और जब ये CaCO3 बना लेता है तो दीवार जो होती है चमकने लगती है, यानी कि उसमें चमक आ जाती है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाखड़ा चूने के जलीय विलयन, भाखड़ा चूना के जलीय, इसको भाखड़ा चूना भी कहा जाता है, भाखड़ा चूना। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि भाखड़ा चूने के जलीय विलयन के दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है, किस पदार्थ के बनने के कारण होती है, यानी कौन पदार्थ बनता है। तो देखो यही पदार्थ बनता है तो चमकने लगता है ना जी बच्चों। तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, बोले तो संगमरमर, संगमरमर, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, CaCO3। पूरा रिएक्शन के साथ है, रिएक्शन पे भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ख। आपसे पूछे थे कि बताइए कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति क्या है, तो आपका आंसर आ गया होगा 0.03%। यह है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। ठीक है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया हो रही है H2S से, ठीक है, और ये क्लोरीन से अभिक्रिया हो रही है और बन रहा है 2HCl और +S। इसमें कह रहा है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है। तो देखो बच्चों इसमें हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन निकल रहा है, यहां से हाइड्रोजन निकल रहा है जिसमें से, और हाइड्रोजन जिसमें से निकलता है ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। बच्चों आपको बताए थे कि जिसमें ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ अवकारक होता है, अवकारक, अवकारक पदार्थ। तो ये वाला ऑप्शन तो गया। अब ये ऑप्शन चेक कीजिए, इसमें है क्लोरीन लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, इसमें हो रहा है रिडक्शन, रिडक्शन यानी कि अवकरण। आप लोग पढ़े हैं कि जिस पदार्थ से हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे अवकरण कहते हैं। तो देखिए तो क्लोरीन से संयोग होकर क्या बन गया है, HCl बन गया, यानी हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया है, यानी कि क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है वह पदार्थ क्या होता है, ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, ऑक्सीकारक पदार्थ। तो बच्चों इसका आंसर आपको मालूम चल गया होगा, ऑक्सीकारक किसको बोलेंगे, तो क्लोरीन को बोलेंगे बच्चों। आंसर क्या होगा बच्चों, क्लोरीन। ठीक है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि जल का विद्युत अपघटन कराने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और
ये क्या लिख दिया है जी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल का विद्युत अपघटन कराने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोलों का अनुपात क्या होगा। देखो बच्चों, ये रहा जल, जल का विद्युत अपघटन कराएंगे, अब डायरेक्ट आपको बता देते हैं, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे तो ये टूट जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन बनाएगा और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा। बैलेंस करने की बात है तो यहाँ पे 2 दे देंगे, तो यहाँ पर भी 2, ये आप देखिए हाइड्रोजन 4 तो हाइड्रोजन 4, अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन के पहले 2 लगा है, कितना लगा है जी, 2, यानी कि ये 2 मोल है, और ऑक्सीजन के सामने कुछ नहीं लगा यानी कि 1, यानी कि 1 मोल है। तो अगर इसका अनुपात निकाले हम तो क्या होगा, 2 मोल अनुपात 1 मोल। तो बच्चों मोल से मोल खत्म, यानी कि 2 अनुपात 1। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, 2 अनुपात 1 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन संश्लेषण है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन संश्लेषण है बच्चों। पहला है कि Zn जिंक जो है H2SO4 का विलयन में अभिक्रिया कर रहा था ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, यानी इसमें तो विस्थापन जैसा दिखाई दे रहा है, ये तो होगा नहीं। दूसरा, तीसरा देखो, इसमें एक पदार्थ है और ये टूट करके 2 पदार्थ हो गया, तो ये तो किसका प्रकार है, ये वियोजन का है, ये वियोजन का प्रकार है। देखिए पहला तो विस्थापन जैसा दिखाई दे रहा है, दूसरे की, अगर तीसरे की बात करें तो ये तीसरा जो है वियोजन है, क्योंकि 2 पदार्थ है और एक पदार्थ है और टूट करके कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, तो वियोजन है। तीसरा देखिए, तो तीसरा मैग्नीशियम जल से अभिक्रिया कर रहा है, तो ये संयोग कर रहा है, संयोजन हो गया, यानी कि ऑप्शन 1 बचा है, ऑप्शन बी बचा, वहीं आपका आंसर सही होगा। ऐसे भी आपको बनाने आना चाहिए। देखिए इसमें हो क्या रहा है, संश्लेषण का मतलब क्या हो रहा है कि सोडियम जल से अभिक्रिया कर रहा है, तो ये कुछ देखिए ना ये टूट रहा है ना जुड़ रहा है, अपने आप क्या हो रहा है कि अपने अणुओं को एडजस्ट करके ना कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा, संश्लेषण, ये संश्लेषण। ठीक है, तो ये हो जाएगा संश्लेषण अभिक्रिया, यानी कि आपका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफिक में प्रयुक्त होता है। तो बच्चों फोटोग्राफिक में प्रयुक्त होता है AgBr, इसका नाम क्या है, तो सिल्वर, याद रखिएगा बच्चों, सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको एकदम याद रखना है, 1 लाइनर आपका क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा फोटोग्राफिक फिल्म में किसका प्रयोग किया जाता है, तो AgBr का प्रयोग किया जाता है, ये आंसर होगा ख। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड के गाढ़े भूरे रंग के बोतल में रखा जाता है। बच्चों बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड है, AgCl है, कह रहा है कि इसको स्टोर करने के लिए ना एक बोतल लिया जाता है, और ये बोतल जो है ना, ये जो बोतल है एकदम किस कलर का होता है, तो गाढ़े भूरे रंग का होता है। ऐसा क्यों, इसका कलर रंगीन या फिर और कलर क्यों नहीं रखा जाता, तो कारण क्या है बच्चों कि AgBr हो चाहे AgCl हो, जैसे ही प्रकाश मिलता है ना इसको, सनलाइट मिलता है तो ये टूट जाता है, Ag अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि आपको चाहिए सिल्वर क्लोराइड और आप बाहर जैसे ही निकाले तो प्रकाश की उपस्थिति में ये अलग अलग हो जाए, तो गड़बड़ ना हो जाएगा जी, इसलिए इसको अंदर रखा जाता है। कारण क्या है, सिल्वर क्लोराइड वायु से ऑक्सीकृत हो जाता है, गलत बात है। सिल्वर क्लोराइड एक वाष्पशील पदार्थ है, ये भी गलत है। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश के संपर्क में यह अपघटित हो जाता है, ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। और ऑप्शन नंबर डी, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सफेद रंग लाल हो जाता है, ये गलत बात है। यानी कि आंसर क्या होगा जी बच्चों, आंसर होगा इसका ग। ठीक है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन होगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संतुलित है। संतुलित पहचानने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या को चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या दिया है। तो बच्चों देखो, और ऐसे भी इस रिएक्शन को आप प्रॉपर सब लिख भी लेंगे, संतुलित होगा तो सही है और नहीं होगा तो आप कर भी लीजिएगा। ऐसा हम इसका आंसर चेक करते हैं। देखो जी, यहाँ पे 2 कॉपर है
और यहाँ पे 2 कपर है, बैलेंस है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 3 दूना 6 और 2 से गुणा हुआ है, 6 दूना 12। तो यहाँ पे चेक कीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 6 व 2 8, 8 2 10, यहाँ गड़बड़ हो रहा है जी, ये बैलेंस नहीं है, ये संतुलित नहीं है, और ये नहीं है तो यही सही है। कारण क्या है, नाइट्रोजन चेक करो तो नाइट्रोजन कितना है, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 3 है, ये गलत है, और ये गलत है तो यही क्या है, सही है, संतुलित नहीं है। बाकी सब होगा संतुलित, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा, बाकी आप चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा क। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन कथन सही नहीं है, आपको बताना है, सही नहीं है यानी गलत बताना है आपको। पहला है, पोटेशियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर एक अविलेय सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन है कि पोटेशियम क्लोराइड Ki, ठीक है, KCl प्लस के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट डालने पर AgNO3 डालने पर एक अविलेय सफेद, हाँ सही बात है, AgCl प्राप्त होगा और KNO3 प्राप्त होगा, तो ये अविलेय होता है, सफेद होता है, तो ये भी सही है। और ये कह रहा है कौन सही नहीं है, तो ये सही है, सही है तो ये गलत, क्योंकि हमको गलत पहचानना है। सिल्वर धातु के एक सफेद टुकड़े को तनु विलयन में डालने से कोई अभिक्रिया नहीं होती। देखिएगा, तनु विलयन है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है, और इसमें क्या डाला जा रहा है, तो इसमें डाला जा रहा है चांदी को डाला जा रहा है, तो अभिक्रिया कर रहा है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, भी सही है। जल का विद्युत अपघटन कराने पर H+ और OH देता है, ये भी सही है, सही है तो गलत है। H2S और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर सल्फर पृथक हो जाता है, सही बात है, ये भी H2S और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर सल्फर पृथक हो जाता है, सल्फर पृथक हो जाता है, ऑप्शन तो पूरा लिखा नहीं है। ऐसे अभिक्रिया होती है तो क्या बनती है, HCl और सल्फर अलग हो जाता है, ये भी सही है। देखो जी, ये ऑप्शन में थोड़ा समझिएगा, सिल्वर धातु के एक टुकड़े को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए तनु का मतलब है ना कि इसके प्रभाव एकदम ज्यादा है, तो इससे अभिक्रिया कर लेता है, तो इसको आप लोग ऑप्शन में यही आप करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने 26 क्वेश्चन और देखा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखिए, और जितने भी आंसर है आप खुद से करने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, जय।